हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैथस्थान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमने एक टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कराया है। इसमें हम सारे के सारे टीजीटी पीजीटी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं वो सारे के सारे कवर कर रहे हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एक क्लास हमारी हो चुकी है सीक्वेंस सीरीज में। आज जो है वो इसकी दूसरी क्लास है। और इसमें हम क्या करने वाले मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, कि जो टाइप पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, इंपॉर्टेंट टाइप है ना, उसके ऊपर हम सारे के सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें देखो एक बहुत ही बेसिक टाइप आता है और इम्पॉर्टेंट भी है। 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स या नंबर ऑफ टर्म्स एंड नंबर ऑफ टर्म्स कंसीडर करने का टाइप। तो इसमें होता क्या है कि आपको ना बोल दिया जाता है कि एक जीपी है, उसकी कुछ टर्म्स है, उनका प्रोडक्ट या उनका सम या उसकी कोई प्रॉपर्टी दे दी जाती है कि वो इतनी है। ठीक है। और बताओ उसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म क्या होगी, ऐसे पूछ लिया जाता है आपसे। या सबसे लार्जेस्ट टर्म बता दो या सबसे लीस्ट टर्म बता दो, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो कैसे करते हैं इसको। कभी भी अगर आपको मान लेते हैं किसी जीपी में 3 टर्म्स कंसीडर करनी हो, जैसे A1 A2 और A3, तो 3 टर्म्स आप जब कंसीडर करोगे तो ए बाई आर, ए और ए आर कंसीडर करिएगा, इससे आपका आंसर जल्दी निकलेगा। ठीक है। अगर आपको 4 टर्म्स कंसीडर करनी है तो ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर और ए आर क्यूब कंसीडर करना है आपको। 5 टर्म में ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर, ए और ए आर स्क्वायर कंसीडर करना है आपको। तो याद कैसे रखना है, अगर आपके पास में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, ऑड नंबर मतलब 2k+1 का मतलब होता है ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है आपके पास में किसी भी जीपी में, तो आपको एक एक के डिफरेंस पे पावर कंसीडर करनी होती है। जैसे आर की पावर के है यहाँ पे, यहाँ तो एक कम कर दो, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो जैसे ए बाई आर है, -1 पावर है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे समझूं, ए बाई आर को हम क्या लिखते हैं, ए आर की पावर -1। फिर ए है, यानी ए आर की पावर 0 है। ए का मतलब क्या होता है, ए आर की पावर 0 होता है। फिर ए आर की पावर +1 है ना, ये तो मतलब होता है। तो इसमें कितने कितने का डिफरेंस है, एक एक पावर का डिफरेंस है। तो आपको क्या करना है, एक एक पावर के डिफरेंस पे जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी तो एक एक पावर के डिफरेंस पे आपको कंसीडर कर लेना है। इसमें जो मिडिल टर्म होगी ऑलवेज जो होगी वो ए ही होगी, देखना जरा, ए ही होगी। ठीक है। तो जैसे ये 3 टर्म्स है तो बीच वाली टर्म ये ए है, 5 टर्म है तो बीच वाली टर्म ये ए है। ठीक है। ए के बाद यहाँ पे पॉजिटिव पावर दिखेंगी, यहाँ पे नेगेटिव पावर दिखेंगी। अगर आपको मान लेते हैं ऑड नंबर ऑफ टर्म्स ना देकर इवन नंबर ऑफ टर्म्स कंसीडर करनी होगी, तो वो होती है ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर और ए आर क्यूब, ये होती है। ठीक है। मतलब दो दो पावर का गैप होता है इवन में। तो सर इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे मतलब हमारे को सॉल्व करना है। तो देखो मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन काफी आपको देखने को मिलेंगे, कई सारी बुक्स में मिल जाएंगे। ये ऐसा मतलब कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं है कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, आपको लगभग हर बुक में मिल जाएंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन है, 3 नंबर्स आर इन जीपी, 3 नंबर्स हैं वो जीपी में, एंड देयर सम इज 38, और उनका जोड़ के कितना आ रहा है, 38 आ रहा है। एंड देयर प्रोडक्ट इज 1728। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है उनका, 1728 है। तो सबसे बड़ी टर्म क्या होगी इसमें, ये बतानी है आपको। प्रोडक्ट है 1728, सबसे बड़ी टर्म क्या होगी आपसे पूछा गया। तो अगर 3 नंबर जीपी में, 3 नंबर याद रखिएगा, 3 नंबर आपको कंसीडर करने हैं, 4 करने हैं या 5 करने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कंसीडर करने में वैल्यूज चेंज करनी होती है। 3 नंबर के केस में देखो ये होती है, 4 के केस में ये होती है, 5 के केस में ये होती है। ठीक है। तो आपको अगर कंसीडर करना होगा तो आपको A1 कंसीडर करना है, ए बाई आर, A2 कंसीडर करना है बच्चे कितना, ए, और A3 कंसीडर करना है ए आर। इससे क्या होगा, आपका आंसर थोड़ा जल्दी निकल जाएगा। अब जैसे ही आपने कंसीडर करा, मान लेते हैं ये लेट करके लिख रहा हूं मैं। ठीक है, ये आपने कंसीडर कर लिया, लेट A1 की वैल्यू ये है, A2 की वैल्यू ये है, A3 की वैल्यू ये है। ठीक है। अब आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि इसका प्रोडक्ट कितना है, इसका सम कितना है, उसके बेसिस पे आपका आंसर निकल जाएगा। कभी भी अगर आपको ग्रेटेस्ट टर्म निकालनी है तो बस आपको दो ही चीजें चाहिए होती हैं, ए और आर। जैसे ए और आर अगर आपको पता है तो यहाँ पे डालेंगे, तो जो नंबर सबसे बड़ा वो ग्रेटेस्ट टर्म उसकी है ना। तो देखो कैसे करना होता है इसको। सबसे पहले आपको फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, इनका प्रोडक्ट जो है वो 1728 है, 1728 है। तो इसका मतलब ए बाई आर इंटू ए आर है ना, इसकी वैल्यू कितनी है, 1728 है। अब ध्यान से देखो, इस आर से ये आर कट हो रहा है, ए क्यूब होता है, ये 1728 के इक्वल हो गया। ये होता है 12 का क्यूब है ना। तो इसका मतलब ए की वैल्यू हो गई 12। अब देखो ए निकल गया, यानी ये बीच वाली टर्म तो निकल गई। मुझे लेकिन ये बताना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें से, है ना, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला, ये वाला या ये वाला। तो ये तभी पता लगेगा जब आर निकलेगा, तब तक नहीं पता लगेगा। तो आर निकालने के लिए उन्होंने देखो एक और कंडीशन दे रखी है कि उसका सम 38 आता है। यानी तीनों टर्म्स को अगर मैं जोड़ देता हूं तो इसका आंसर 38 आता है। मैंने तीनों को जोड़ दिया,
और तीनों को जोड़ के अब इसमें क्या करेंगे हम, जैसे A1 की वैल्यू हमारे को देखो हमने कंसीडर करी है A बाय आर, A2 कंसीडर करा हमने A कंसीडर करा, A3 हमने कंसीडर करा ए आर, ये तीनों वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। देखो A बाय आर, ये A हो जाएगा, ये ए आर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 38। और इसमें से कुछ कॉमन आता है तो निकाल देंगे, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। तो ये कुछ ऐसे, जैसे इसमें A कॉमन आ रहा है तो कुछ ऐसे बनेगा, इज इक्वल्स टू 38। और A की वैल्यू हमारे पास में पहले से ही निकाल रखी है हमने, यहाँ पे डाल देंगे। तो ये 12 डाल दिया हमने, तो 1 बाय आर, या इसका एलसीएम ले लेते हैं, एक काम करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ऐसे बनेगा 1 प्लस आर की स्क्वायर अपॉन में आर इज इक्वल टू 38, ऐसे बन गया। अब देखो इसको कट कर लो, ये कट होते हैं 2 से, 2 छिंग 12 19, ठीक है। इस आर को उधर शिफ्ट कर लो और 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 6 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 19 आर, है ना। 19 को इधर शिफ्ट करोगे तो माइनस का हो जाएगा, 6 में से माइनस होगा तो माइनस 13 मिल जाएगा, माइनस 13 आर प्लस 6 और 6 आर स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी आर की 2 वैल्यू आएंगी, है ना। तो 2 वैल्यू आएंगी, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा उसके लिए। तो 6 36 होते हैं और 9 चौक 36 होते हैं, 9 4 13 होते हैं, तो 9 और 4 इसके 2 वो बन जाएंगे। तो 6 आर स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस 4 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, पहले 2 में कॉमन आ रहा है 3 आ रहा है, आर आ रहा है, तो ये हो गया 2 आर माइनस 3, यहाँ पे माइनस का 2 आ रहा है तो 2 आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आर की देखो जब सॉल्व करेंगे तो आर की 2 वैल्यू आएंगी, तो 3/2 और एक 2/3, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, A1 और A3 निकालने में यूज करेंगे। A1 था A बाय आर, सपोज करो मैं पहली वाली वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है। तो 12 बाय आर, आर कितना है, आर है 3/2, तो इसको ऊपर पहुंचाएंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, है ना। कट करो, ये आ रहा है 8, 8 से तो बड़ा 12 ही है, तो 8 तो इसका लार्जेस्ट नंबर नहीं है। अब A3 निकाल के देख लेते हैं, A3 था ए आर मतलब 12 इंटू 3/2, ठीक है। इसको इसको कट करो, 6 था तो 6 इंटू 3 18। तो देखो 8 18 और 12 में सबसे बड़ा कौन है, 18 है ना। 12 ये निकला था, है ना, 18 ये निकला, 8 ये निकला, सबसे बड़ा 18 है, सबसे बड़ा पूछा है उसने हमारे से, तो सबसे बड़ा इसका क्या आंसर हो जाएगा, 18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और हो जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व, ऐसा कोई टफ नहीं आता इसमें, ठीक है। कैलकुलेशन आती है तो हो ही जाते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका आपको ना वो भी दे दूंगा, क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शंस भी दे दूंगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में बोला गया है इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 216 एंड द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इज इन पेयर्स इज कितना है 156, तो फाइंड द नंबर्स, आपसे ये पूछा गया है। मैं आपको 3 ऑप्शन दे देता हूँ आपको ना, ताकि आप ये ना बोलें कि सर भाई साहब आपने ऑप्शन नहीं दिए। मैं देता हूँ 2 4 12, और मैंने दे दिया 2 8 12, और क्या दें यहाँ पे तो तीसरा दे देते हैं हम, क्या दें इसमें, एक देते हैं हम 2 6, और नन ऑफ दिस डाल देते हैं एक और, ठीक है। और एक अपनी मर्जी से कुछ भी नंबर बना लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 12 ही बना लेते हैं, चलो ठीक है ना, हाँ ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, 12 ही बना लो, ठीक है ना, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। तो ये है भाई साहब, है ना। अब इसको सॉल्व करना है हमारे को, सॉल्व करके ये बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसका आंसर अभी वैसे मतलब कुछ ऐसे सोच समझ के बनाया नहीं, वो मैंने खाली ऑप्शन दे दिए आपको। तो आपसे बोल रखा है 3 नंबर से उनका जो प्रोडक्ट है, 3 नंबर्स का प्रोडक्ट ये होता है, ये है 216। तो आर से आर कट करो, ए क्यूब हो जाता है, ए क्यूब की वैल्यू 216 है। तो इसका मतलब ए क्यूब का मतलब क्या, 6 का क्यूब, है ना। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 6 हो गई। तो इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। आपको ये समझ में आ रहा है हम कैसे प्रोडक्ट कर रहे हैं, ये फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड टर्म होती है, थर्ड टर्म होती है, तीनों का प्रोडक्ट, यानी तीनों को मल्टीप्लाई करके 216 आ रहा है। तो हमारे पास में ये पता होना चाहिए बस 216 किसका क्यूब होता है, वो ए की वैल्यू होती है। अब आपसे ये बोला जाएगा सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर्स इज 156। अब इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैं पेयर में दोनों को प्रोडक्ट करता हूँ, दो दो का पेयर बना के मैं प्रोडक्ट करता हूँ और उनको ऐड करता हूँ, जैसे A1 को A2 के साथ में, A2 को A3 के साथ में और A3 को A1 के साथ में,
तो इसका आंसर जो आता है वो 156 आता है, ये मतलब है इसका। तो A1 को A2 के साथ में, मतलब A बाय आर को आप A के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हो, A2 को A3 के साथ में यानी A आर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और A3 को A1 के साथ में यानी AR को A बाय आर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये 156 आंसर आता है, ये बोला गया है। इससे इसको कट कर लो, A इंटू ए स्क्वायर होता है, ये भी A स्क्वायर होता है, ये भी A स्क्वायर होता है। A स्क्वायर को बाहर निकाल लो तो ये बन जाएगा 1 बाय आर प्लस 1, आर प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 156। अब देखो A की वैल्यू है हमारे पास में 6, तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे डाल दो 36, और इसका एलसीएम ले लो, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर बाय आर इज इक्वल टू 156 हो जाएगा। ये दोनों कट हो सकते हैं, किससे कट होंगे, ये होने चाहिए 12 से, 12 तिया 36 होते हैं, 12 तिया 36, 12 एकम 12, 13 14 15, 12 तिया 36, 13 बारी में ये कट हो रहा है। तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आर को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ये बनेगा 3 प्लस 3r स्क्वायर प्लस 3r इज इक्वल टू 13r, ठीक है। 13 को इधर शिफ्ट करो तो ये 3r में से माइनस होगा, है ना, तो ये हो जाएगा 3r स्क्वायर माइनस माइनस का 10r मिलेगा, ये है ना, 10r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10 होता है, तो इसका फैक्टर कुछ ऐसे बनेंगे, माइनस 9r माइनस r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो इन दोनों में से 3r कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया r माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 1 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू कितनी आ रही है अगर मैं आपसे पूछूंगा, तो आप बोलेंगे सर r की दो वैल्यू आ रही है, एक तो आ रही है हमारी r की वैल्यू 3 आ रही है, और एक आ रही है 1/3, कोई सी भी एक ले लो, ठीक है। हमको तो 3 टर्म्स निकालनी है ना, तो पहली वाली टर्म सपोज करो मैं r की वैल्यू 3 लेके निकाल रहा हूँ, तो ये थी a बाय आर, यानी 6/3, 6/3 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। दूसरी टर्म निकाल रहा हूँ तो वो 6 हो गई, तीसरी टर्म निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी AR, यानी 6 इंटू 3, 6 3 जा कितना होता है 18 होता है। तो बच्चे ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी भी बन जाता अगर मैं यहाँ पे 18 डाल देता तो ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है, तो ऐसे करना होता है, इसमें आ जाता है। मेरे को एक चीज तो कंफर्म होगी थी कि ए तो 2 आएगा, है ना, बी भी शायद निकल जाता तो मेरा हो जाता, बी तो बी भी निकल गया था मेरा, है ना, सी में, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ऑप्शन बना दिए थे। आपको समझ में आ गया ये बात कैसे करना है। हाँ, इतना ही नहीं है कि मतलब हाँ यही क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन देखो अलग अलग तरह के आते हैं इसमें, है ना। तो ये मैंने एक टाइप बताया है आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करना है, आपको आपको क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि आपको क्या कंसीडर करना है। तो अगर आप ये कर पाएंगे तो ये हो जाएगा आपसे सॉल्व। अब जैसे इसमें क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आप ये देखिएगा, है ना, ये क्वेश्चन अलग है उससे पिछले वाले से, और इसमें ए बाय आर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता। तो ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, एक तरह की वर्ड प्रॉब्लम है ये, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे आप खुद देखिए, है ना, और इसका आंसर आप देखिएगा कि क्या बनता है। तो क्वेश्चन में तो ये बोला गया है इसमें कि द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स of a GP is 9 times to the sum of first 3 terms. Find the common ratio, है ना, कॉमन रेशो की बात हो रही है यहाँ पे, कॉमन रेशो यानी आर निकालना है आपको, ये पता नहीं। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म 9 टाइम्स है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स की, ये क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। तो इसको कैसे करना होता है, देखो इसको करने का बड़ा आसान सा तरीका होता है। तरीका ये होता है कि पहले आपको ये पता होना चाहिए सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म को बोलते क्या है, S6, 9, और टाइम्स का मतलब क्या होता है, टाइम्स का होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स का मतलब होता है S3 के ये इक्वल है, तो ये S6 इज इक्वल टू 9 इंटू S3। अब आपको दूसरा पता होना चाहिए Sn का फॉर्मूला, ये होता है a r⁻n-1 अपॉन r-1। जब भी किसी भी आपको जीपी में सम निकालना होता है n टर्म्स का, है ना, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं फाइनाइट जीपी के लिए। तो फाइनाइट जीपी के लिए आप ये वाला करते हो, इनफाइनाइट के लिए होता है a/1 - r, ठीक है, Sn का फॉर्मूला। बट अभी इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट जीपी है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। n जो होता है वो होती है नंबर ऑफ टर्म, r होता है यहाँ पे कॉमन रेशियो, a होता है फर्स्ट टर्म। तो देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे a इंटू r⁻6-1 अपॉन r-1, ये वाला S6 हो गया। फिर 9 इंटू a r⁻3-1 अपॉन r-1, ऐसे लिख देंगे। अब जैसे हमने ये लिखा ना, तो देखो इससे ये कट हो जाएगा, a से a कट हो जाएगा, r⁻6-1 बचेगा। तो r⁻6-1 को क्या मैं r⁻3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो आप बोलेंगे हाँ से लिख लो। आपका पेन है, आपको जो लिखना है वो लिखो, है ना, नहीं नहीं ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए लिख रहा हूं मैं, ठीक है। 9 इंटू r³ - 1 मिला। अब ये क्यों लिखा सर, क्योंकि ये जैसे ही लिखेंगे ना, एक फॉर्मूला बनेगा जो कि होता है a² - b² का, विच इज a + b इंटू a - b। मैं बस इस फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ, फॉर्मूले में कन्वर्ट करते ही इसका आंसर निकल जाएगा,
तो देखो ये हो जाएगा a प्लस बी यानी आर क्यूब प्लस वन, ए माइनस बी यानी आर क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू 9 इंटू आर क्यूब माइनस वन। ठीक है, इससे इसको कट कर लो तो आर क्यूब प्लस वन इज इक्वल टू 9 आ गया। तो आर क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 में से 1 माइनस करो 8 आ गया। 8 किसका क्यूब होता है, वो 2 का क्यूब होता है, हो गया खत्म आंसर। ठीक है, तो किसका क्या आ रहा है इसका आंसर +2, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। बी फॉर बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है तुम्हारा। ठीक है ना, समझ में आया? ऐसे आपको करना होता है, ऐसे आप करेंगे तो आपका आंसर निकल जाता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं निकलता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देता हूं मैं आपको। ये क्वेश्चन देखिए जरा, बोल रखा है कि द सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 6। If the sum of first two terms is 9/2, then what is the sum? What is the first term? आपसे ये पूछा गया। मैं पेन चेंज करता हूँ, ठीक है, मैं पेन चेंज करता रहूंगा, उससे ना मेरे को मजा आता है लिखने में ना, तो पेन चेंज करता रहूंगा, थोड़ा सा अंदर से अच्छा लगता है। The sum of an infinite geometric progression is 6 if the sum of first two terms is 9/2, then what is the first term? ये आपसे पूछा गया है भाई साहब। आप इसको कितनी देर में मतलब पूरा के पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, जितनी देर में आप सॉल्व कर दोगे अपना टाइम लिमिट लगाओ और आंसर मेरे से मैच करना। अगर आपका आंसर मेरे से मैच करके वही आंसर बन रहा है तो मजे आ गए, नहीं बना तो भाई साहब पता नहीं तुमने क्या करा है। ठीक है, फिर इधर फोकस करना। आपको ये बोल रखा है कि इनफाइनाइट जीबी है जिसकी 6 टर्म्स का सम, नहीं उसका सम जो है वो 6 है। ठीक है, और उसकी फर्स्ट टर्म जो है वो 6 है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज 9/2, नहीं, अगर उसकी फर्स्ट टू टर्म्स को अगर ऐड करते हैं हम, ठीक है, पहली दो टर्म्स को अगर हम ऐड करते हैं यानी a1 और a2 को ऐड करते हैं तो इसका 9/2 आंसर आता है। तो बताओ कि फर्स्ट टर्म क्या होगी, a बताओ क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो मुझे पता है a1 को तो a लिखते हैं, a2 को लिखते हैं हम ar इज इक्वल टू 9/2। ये आपको पता है ये बात मैंने कैसे लिखा? जब भी हमारे को जीपी दे रखी होती है, जीपी की फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकंड टर्म ए आर होती है, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है तो 1+r इज इक्वल टू 9/2 हो गया, 9/2 हो गया। यहाँ पे 2 लिखता हूं मैं इसको हटा के ना, 9/2 हो गया। अब देखो ये तो मेरे पास तो और तो कुछ है ही नहीं इसमें डालने के लिए, तो यहां से आप क्या करो, r की वैल्यू निकाल दो या तो a की वैल्यू निकाल दो, कुछ भी एक निकाल दो, उससे आपको ना ये क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, a की वैल्यू निकाल रहा हूँ। a की वैल्यू है 9/1 प्लस r इंटू 2, ऐसा कुछ बनेगी, समझ गए है ना। तो ये वैल्यू अब मैं क्या करूंगा, इसको यूज करता हूँ। Sn इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 6। Sn का मतलब होता है a/1 माइनस r, इसकी वैल्यू 6 दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a की जगह पे ये डाल देंगे, तो ये जैसे ही डालेंगे तो ये हो जाएगा 9/, ठीक है, 2 इंटू 1+r इंटू 1-r इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इस 2 को उधर पहुंचा दो, 3 से इसको काट दो, तो 2 दूनी 4 हो गया ये, है ना। तो 3/1 - r का स्क्वायर हो गया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू 4 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर दो, 3/4 इज इक्वल टू आ गया 1 - r का स्क्वायर। r को इधर शिफ्ट करो, r स्क्वायर को इसको इधर शिफ्ट करो, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 1 - 3/4। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, r स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो r की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, +-1/2। ठीक है, प्लस माइनस में आएगी, है ना, एक तो प्लस में आएगी एक माइनस में आएगी। हम क्या करते हैं, दोनों को लेते हैं, दोनों के अकॉर्डिंग आप फर्स्ट टर्म निकाल देते हैं। जैसे सपोज करो r इज इक्वल टू +2 लिया 1/2, तो a की वैल्यू जो है वो 9/1+r है, 2 इंटू 1+r है ना, ये है। तो यहाँ पे डाल देते हैं 1/2, क्या दिक्कत है। तो 9/2 इंटू 1+1/2, 1+1/2 3/2 होते हैं, 9/2 इंटू 3/2। ठीक है, 2 से 2 कट हो गया, इससे 1 कट हुआ, 3 आया। तो a की वैल्यू 3 आ रही है। 3 कौन से ऑप्शन में आ रही है, ये वाले में आ रही है, ये वाले में भी आ रही है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, r की वैल्यू माइनस का 1/2 डाल देते हैं, तो a की वैल्यू हो जाएगी 9/2 इंटू 1-1/2, 1-1/2 1/2 ही होता है, तो 9/2 इंटू 1/2 हो गया। कट कट करो तो a की वैल्यू कितनी होगी, 9 होगी। लो भाई साहब, ये दो आंसर आ रहे हैं, a की वैल्यू 3, a की वैल्यू 9। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। हाँ, तो इतना आसान होता है, इसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा टफ लगेगा, बहुत इजी है ना। समझ में आया, यही आंसर आ रहा था आपका, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं आपको। आपसे बोल रखा है, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 125/152, तो बताओ कॉमन रेशियो आर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आप स्टार्ट करिए, जल्दी आंसर बनाइएगा। ठीक है, ओके, तो आपको क्या बोल रखा है, द रेशियो ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स यानी S3/S6
इसकी वैल्यू दे रखी है 125 अपॉन 152। आपसे पूछा गया है आर बताओ क्या होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। S3 को क्या लिखते हैं, ए आर एस टू पावर 3 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, है ना। इसको क्या लिखते हैं, आर एस टू पावर 6 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है, इंटू ए इज इक्वल टू 125 अपॉन 152। कोई दिक्कत नहीं, कट कट करो, कट कट करो। आर एस टू पावर 6 को वैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, आर एस टू पावर 3 माइनस वन अपॉन आर एस टू पावर 3 प्लस वन ए क्यूब, मतलब वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसको मतलब ना, इसको आप ऐसे समझिए, इसको मैंने आर एस टू पावर 3 का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर मान लिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ऐसे बनेगा ना। ये बनाया है मैंने, ठीक है ना, 125 अपॉन 152, ठीक है। तो अब इससे इसको कट कर लो, वन टाइम कट होता है। उल्टा कर लो, तो उल्टा करोगे तो आर क्यूब प्लस वन की जो वैल्यू आ रही है वो आएगी 152 अपॉन 125, है ना। अब इस वन को इधर शिफ्ट कर लो, तो इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 152 अपॉन 125 माइनस वन हो गया, माइनस करो तो 152 माइनस 125 अपॉन 125, ठीक है। तो आर क्यूब की वैल्यू ये आ रही है, देखो ये 7 आ रहा है, ये कितना आ रहा है भाई साहब, 27 आ रहा है, गेस 27 अपॉन 125 आ रहा है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, अब 27 किसका क्यूब होता है आपको पता होना चाहिए, 125 किसका क्यूब होता है, तो 5 का होता है ना। तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 3/5 हो गई, 3/5, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना आसान होता है क्वेश्चन को करना, समझ में आ रहा है आपको। पल्ले पड़ रहा है आपके कुछ। हाँ, अच्छी बात है। इसको लाइक कर देना, ठीक है ना फिर ठीक है, इसी बात पे मैं आपको और क्वेश्चन देता हूँ अभी, ठीक है। पहले आप इसका नोट कर लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपको करना है करो, ठीक है, डू वट एवर यू वांट टू डू, ठीक है। और इसके बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है आईआईटी स्क्रीनिंग 2004 में, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ क्वेश्चन आपको। देखो सम का फॉर्मूला हमने बता दिया है, बाकी फॉर्मूले हमने बता दिए हैं, तो थोड़े से मिक्सअप करके क्वेश्चन देते हैं ताकि आप देख पाऊँ मैं आप कितना सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज एक्स एंड इट्स सम इज 5। तो बताओ इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। x लेस देन -10 होगा, 0 से 10 के बीच में होगा, -10 से 0 के बीच में होगा, या ग्रेटर देन 10 होगा। ये चार क्वेश्चन आपको, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आपसे पूछा गया है कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। इसको करना कैसे है, करने के लिए आप क्या करिएगा, वही अपना टाइमर लगाइए एक अपना, आप ये सोच लीजिए 45 सेकंड में या 1 मिनट में मेरे को इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद में अगर आपका आंसर मेरे से मैच करता है तो बढ़िया है, नहीं करता तो देखिएगा क्या गलती आपने करी है। देखो आपको इस बोला गया है कि इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी में जो फर्स्ट टर्म है वो एक्स है, सम जो है सम है बच्चे 5, ठीक है। तो मुझे पता है इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है वो होता है ए अपॉन वन माइनस आर, होता है या नहीं। और आर जो होता है उसमें वन और -1 के बीच में होता है, ये पता है आपको, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है इसकी। तो ये दे रखा है 5 इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन वन माइनस आर हो जाएगा, यही तो होगा ना, ठीक है। अब यहां से हम क्या करते हैं, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, या इसको पहले 1 - आर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 - 5 आर हो जाएगा, ये एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्या करिए, यहाँ से r की वैल्यू निकालने की कोशिश करिए, तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 5 - x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस का r इधर जाके प्लस का r हो जाएगा, है ना। अब इस 5 को भी नीचे पहुंचा दो तो 5 - x अपॉन में 5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू r हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि जो x है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो पहले तो ये देखो कि r कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, r करता है -1 से, है ना, +1 के बीच में r लाई करता है। तो इसका मतलब r की वैल्यू तो ये है, तो इसका मतलब -1 से 5 - x अपॉन 5 जो है वो +1 के बीच में लाई करेगा। क्या ये बात सही है, मतलब समझ में आ रहा है ना मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब इस 5 को हटाने तो सबको क्या करो, पूरी इनइक्वालिटी को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 से यहाँ पे भी, 5 से यहाँ पे भी, 5 से यहाँ पे भी। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 1 -5 हो जाएगा। 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 5 × 5 - x डिवाइड, मतलब ऐसे बनेगा ना, 5 × 5 - x डिवाइडेड बाई 5, तो 5 से 5 कट हो जाएगा, है ना। तो ये 5 - x बन जाएगा। समझ में आ रही है, अरे समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। 5 - x बन जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 हो जाएगा। अब इस 5 को हटाना है तो हर जगह पे 5 माइनस कर दो, तो -5 - 5 लेस देन 5 - x -5, ठीक है, लेस देन 5 - 5, ठीक है, ऐसे। तो ये 0 हो गया, ये कट गया, -x हो गया, ये माइनस का 10 हो गया।
अब ये x को पॉजिटिव लाना है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा प्लस का, और माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी के सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी x जो है वो 0 से बड़ा है, 10 से छोटा है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये होता है करने का तरीका क्वेश्चन को। तो कभी भी आपको क्वेश्चन करने हो तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, बड़ी इजीली सॉल्व हो जाते हैं, टफ नहीं है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आई होप आपने भी यही आंसर निकाला हो और सही आंसर निकालो, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ फिर इसी बात पे मैं तुम्हारे को, बढ़िया सा, ये लो, ये भी आईआईटी लिखा हुआ है, लिखे रहने से कुछ नहीं होता, ठीक है। 1992, 1992, ठीक है। If fx is a function satisfying fx plus y is equals to fx into fy for all xy belongs to n such that f1 is equals to 3 summation x is equals to 1 to n fx is equals to 120 then the value of n is, आपसे ये पूछा गया है क्या होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी या नन ऑफ दीज होगी। आपसे ये पूछा गया है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। देखो बच्चे करना कैसे है, करने का तरीका बड़ा आसान है। कभी भी अगर आपके पास में, हमने इस पे ना देखो एक फंक्शनल इक्वेशन वाला चैप्टर करा है। फंक्शनल इक्वेशन चैप्टर में ये बोला गया था कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई है, तो इस केस में फंक्शन जो होता है वो ए रेस टू पावर एक्स की फॉर्म का होता है। यानी उस केस में अगर आपको, है ना, फंक्शन कंसिडर करना हो तो एफ एक्स जो होता है वो ए रेस टू पावर एक्स की फॉर्म का होता है, और ए निकालना पड़ता है आपको, ठीक है। ए निकालना पड़ता है कि वो क्या होगा। तो आपको ये क्वेश्चन में ये बोल रखा है f1 जो है वो कितना है बच्चे, 3 है। तो इसका मतलब f1 का मतलब क्या है, f1 की पावर x जो अगर मैं निकालूंगा तो ये 3 रेस टू पावर x निकलेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तभी वो फंक्शन जो है वो सेटिस्फाई करेगा। तो सपोज करो फंक्शन जो है वो 3 रेस टू पावर x की फॉर्म का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 डालता हूँ, मतलब एफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर मैं 3 रेस टू पावर x कंसिडर कर रहा हूँ तो 3 रेस टू पावर 1 3 ही होगा ना। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो जब भी इस टाइप का फंक्शन आता है तो उसको ए रेस टू पावर एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या कंसीडर करते हैं, जैसे 3 की पावर एक्स। तो अगर मैं f1 रखूंगा, देखो क्या इसका आंसर 3 आ रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये फंक्शन जो है इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, और इसकी हेल्प से हम n निकाल सकते हैं। तो अब आपसे पूछा गया समेशन x इज इक्वल टू 1 से लेके n तक एफ एक्स की जो वैल्यू है वो 120 है, तो बताओ n क्या होगा, है ना, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो भाई एफ एक्स की जगह पे ये डाल दो फंक्शन, ठीक है। तो समेशन x इज इक्वल टू 1 टू n 3 रेस टू पावर x इज इक्वल टू 120 हो गया बच्चे। अब देखो इसका समेशन का मीनिंग होता है कि 1 से लेके n तक इसमें नंबर डालने हैं, जैसे 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, और सबको ऐड करते रहना है, 3 की पावर 3, ऐसे करते करते 3 की पावर n तक जाना है, और इसका आंसर 120 आ रहा है। ये तो मतलब होता है समेशन का। तो इसका मतलब ये एक जीपी फॉर्म कर रहा है। ध्यान से देखो, 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब, 3, तो ये सारी की सारी ये क्या है, एक तरह की जीपी है। और अगर ये जीपी फॉर्म कर रहा है तो इसकी फर्स्ट टर्म तो 3 है। कॉमन रेशो कैसे निकलेगा, 3 स्क्वायर को 3 से डिवाइड करो, 3 आ गया, ठीक है। और मुझे पता है अगर मेरे को एक फाइनाइट टर्म्स का, फाइनाइट जीपी का सम निकालना होता है तो एस एन का जो फॉर्मूला होता है, एस एन इज इक्वल टू होता है ए आर रेस टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। इस फॉर्मूले को मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसको सॉल्व करते हैं, ए आर रेस टू पावर एन माइनस वन अपॉन माइनस वन, ये 1 है बच्चे, ठीक है, अपॉन आर माइनस वन, यानी 3 माइनस 1 कर दूंगा, इक्वल टू 120। अब देखो इससे 3 से ये कट हो रहा है 40 बार, 3 की पावर n माइनस वन अपॉन में 2 इज इक्वल टू आ रहा है 40। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 3 की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 80 हो गया। तो 3 की पावर n आ गया बच्चे 80 प्लस 1 81। 3 की पावर n 81 होता है 3 की पावर 4, तो n की वैल्यू 4 आ गई। अगर आप इसको समझ पा रहे हो कि मैंने क्या करा है तो ठीक है। अगर आपको डाउट लग रहा है कहीं पे तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कमेंट में लिखना, मैं कोशिश करूंगा उस पर रिप्लाई करने की, ठीक है। समेशन का मतलब होता है आपको जोड़ना है ना। x इज इक्वल टू 1 टू n का मतलब ये होता है x की वैल्यू 1 से लेके n तक आपकी लिमिट डालनी है आपको, और आपको सबको जोड़ना है। जोड़ने के बाद में उसका आंसर 120 आ रहा है, तो n की वैल्यू बतानी है। अभी एक क्योंकि जीपी बन रही थी तो मैंने सबसे पहले इसका a निकाला और r निकाला। a मतलब होता है फर्स्ट टर्म, r होता है कॉमन रेशो। तो 3 स्क्वायर को 3 से डिवाइड करो तो कॉमन रेशो निकलता है, फिर फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूला लगा के सॉल्व कराया हमने इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। आपको ये समझ में आ गया या नहीं आया? चलो बढ़िया है, ये वाला हमारा हो चुका है। अब ये आ जाते हैं जेई मेंस 2014 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया है इफ, तब तक जो है अपना वो चेंज कर लेता हूँ, पेन वगैरह चेंज कर लेता हूँ अच्छा सा, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रखा है इफ 3 अल्फा प्लस में फिर 3 अल्फा स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, यानी इनफाइनाइट जीपी का ही क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 45/8 है। तो बताओ अल्फा की वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं।
इसका भाई साहब आप आंसर सही करके निकाल के रखिए। एक आंसर आप निकालिएगा, अगर आपका आंसर मेरे से मैच करता है ना तो अंदर से खुशी होगी यार तुम्हारे को, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, आप जो है ना देवी जी देवी जी और देवा जी है ना, दोनों दोनों को कह रहा हूं मैं, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं आप इसको सॉल्व करो साथ साथ, है ना। सॉल्व करोगे तो आपको अच्छा लगेगा खुद ही जब आपका आंसर आएगा। ठीक है, यही मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी कहता हूँ, यही ऑनलाइन में भी कह रहा हूँ। जब तक आप साथ में पार्टिसिपेट नहीं करोगे मजा नहीं आएगा, है ना। मजा तभी आएगा जब आप साथ में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 3 यहाँ पे, क्योंकि ये जीपी है, इनफाइनाइट है। आर निकालने तो आर होगा 3 अल्फा को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है अल्फा। ठीक है, मुझे पता है एस एन, इसका जो सम दे रखा है 45/8 दे रखा है, तो एस एन का फॉर्मूला होता है बच्चे A/1 - R। इसकी वैल्यू दे रखी है 45/8 और आपसे पूछा है अल्फा की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए है 3, 1 - R जो है बच्चे को कितना है 1 - अल्फा इज 45/8। अब देखो 3 से इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 15, 15×3 = 45 है ना। इसको इधर शिफ्ट कर लो, इसको इधर शिफ्ट कर लो, तो 8 = 8 × 1 8 = 15 की इससे मल्टीप्लाई करो, 15 की एक बार 1 से करेंगे फिर अल्फा से करेंगे, तो 15 - 15 अल्फा। ओके इसको इधर शिफ्ट कर लो अल्फा वाले को, और इसको इधर शिफ्ट कर लो, तो 15 - 8 15 अल्फा के इक्वल है ये। ठीक है, 8 7 15 होते हैं ना, तो 15 अल्फा = 7 आ रहा है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई बच्चे 7/15। 7/15 किसी ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बी पॉजिटिव, मेरा ब्लड ग्रुप, इसका करेक्ट आंसर है भाई साहब। बिल्कुल समझ में आ रहा है। देखो कितना इजी क्वेश्चन था ये, है ना। तो क्वेश्चन दिखने में टफ होने से थोड़ी ना टफ हो जाता है, क्वेश्चन जब होगा तो टफ मान लेंगे हम उसको। अभी तो इजी लग रहा है हमारे को। जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन, चलो इसको आप सॉल्व करेंगे। देख रहे हो लोग हमारे को होमवर्क का आंसर भी देते हैं, तुम देते हो होमवर्क का आंसर? नहीं देते। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखो, बोल रखा है द सम ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विद पॉजिटिव टर्म्स इज 3 एंड द सम ऑफ द इज 27/19, देन द कॉमन रेशियो ऑफ दिस सीरीज इज। अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। आपने पढ़ लिया होगा कि इसमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं, क्या क्या निकालना है। ठीक है ना। कॉमन रेशियो पूछा गया है इसमें। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको इसको स्टार्ट करना है, सॉल्व करके एक आंसर रखना है अपने पास में। अगर आपका आंसर मेरे से मैच कर गया तो बहुत बढ़िया, नहीं करा तो देखिएगा क्या गलतियां हैं आपकी। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि एक इनफाइनाइट जीपी है जिसकी सम का जो पॉजिटिव टर्म्स है और उसका जो सम है वो 3 है। ठीक है, एंड द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ इट्स टर्म, क्यूब्स ऑफ इट्स टर्म का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो अगर एक जीपी दे रखी है, जैसे मान लेते हैं A1 A2 ऐसे करते 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 AN तक, तो अगर मैं इनकी टर्म्स को क्यूब कर दूं, जैसे A1 का क्यूब, A2 का क्यूब, ठीक है, A3 का क्यूब, ठीक है, ऐसे कर करके AN तक। ठीक है, तो इसका भी जब हम सम निकालते हैं तो इसका जो सम आता है बच्चे, मैं उसको मान लेते हैं SN, कैपिटल SN लिख देता हूँ उसको, ऐसे कैपिटल N लिख देता हूँ, इसके जो वैल्यू आ रही है 27/19 आ रही है। अब आपसे ये पूछा गया है कि बताओ कॉमन रेशियो क्या होगा। मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूँ। जब एक जीपी होती है ना, जीपी की अगर मैं टर्म्स हैं उसको मैं किसी और जीपी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका आंसर ऑलवेज एक जीपी होता है। जैसे मान लेते हैं जीपी एक दे रखी है हमारे को A1 A2 A3 डॉट 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 AN, है ना, और इसको मैंने क्या करा, एक और जीपी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जैसे A1 A2, ये दूसरी जीपी है हमारे पास में A3 डॉट 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 AN। ठीक है, तो सपोज करो अगर मैंने मल्टीप्लाई करा A1 को A1 से मल्टीप्लाई करा, A2 को A2 से मल्टीप्लाई करा, ऐसे करते करते AN को AN से मल्टीप्लाई करा, तो ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा ये भी एक तरह का जीपी ही होता है। तो अगर मैं जीपी का क्यूब कर रहा हूं, हर टर्म का क्यूब, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस एक तरह का जीपी ही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें बोला नहीं है लेकिन मैं पहले से ही बता रहा हूं आपको कि वो जीपी ही होगा, क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कंडीशन को सेटिस्फाई करता है मतलब अगर आपके पास में एक दो सीक्वेंस है, दो सीक्वेंस को आपने मल्टीप्लाई करके एक तीसरा सीक्वेंस बनाया तो वो ऑलवेज एक जीपी बनता है। अब आप बोलेंगे सर इसके हमने कहाँ मल्टीप्लाई करके तीसरा सीक्वेंस बनाया, तो आप बोलेंगे इसको ऐसा समझो, A1 का क्यूब का मतलब क्या होता है, A1 को A1 के साथ में मल्टीप्लाई करा जा रहा है ना, तो एक सीक्वेंस की एक टर्म को दूसरे सीक्वेंस की एक टर्म के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, है ना, तो वही चीज बोली गई है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, जीपी है, और आपको इसका कॉमन रेशो निकालना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कॉमन रेशियो का फॉर्मूला होता है A/1 - R। इसकी वैल्यू 3 है, तो यहां से A की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगी 3 × 1 - R। इसको अभी यहीं पे छोड़ दो। ठीक है, यहां पे रखेंगे
सपोज करो इसकी जो होगी वो होगी ए क्यूब पहली टर्म, और 1 माइनस आर क्यूब होगा इसका कॉमन रेशो। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 27/19। ए क्यूब का मतलब ये होता है इसकी वैल्यू डाल सकते हैं अब हम। क्या हम ए क्यूब की जगह पे इसको डाल सकते हैं 3 इंटू वन माइनस आर? तो आप बोलेंगे हाँ सर डाल दो, 3 इंटू वन माइनस आर डाल दो। तो ये हम क्या कर रहे हैं, इसको इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका ए का क्यूब है तो हम इसका भी क्यूब कर रहे हैं। मतलब मैंने क्या करा, मैं दोबारा से बताता हूँ। एस एन का फॉर्मूला लगाया सबसे पहले, ए अपॉन वन माइनस आर इज इक्वल टू, ये 3 दे रखा था, यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड कर ली। फिर एस एन का दोबारा से फॉर्मूला लगाया, इसमें पहली टर्म ए क्यूब होगी, इसमें जो कॉमन रेशो होगा वो आर क्यूब का कॉमन रेशो होगा, क्योंकि यहाँ पे क्यूब करके नई टर्म बनाई, नई जीपी बनाई है हमने। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 27/19 दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर मतलब मुझे इसको सॉल्व करना है तो ऐसा डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं। तो मैंने क्या करा, ये a की वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दी है। डालने के बाद में ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इसका भी क्यूब कर दो और इसका भी क्यूब कर दो, तो ये बनेगा 27 इंटू वन माइनस आर का होल क्यूब डिवाइडेड बाय वन माइनस आर का क्यूब इज इक्वल टू 27/19। देखो 27 से 27 कट हो रहा है तो 1/19 आ रहा है। तो या तो हम इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं, मेरे पास में दो रास्ते हैं, या तो मैं इसको पूरा सॉल्व कर लूं, या तो मैं सॉल्व ना करके मैं क्या करूं बच्चे, इसको इसको ना सिंपली मैं इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ट्राई कर लूं कि कौन सा ऑप्शन बन रहा है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मतलब करके मैं इसका आंसर निकाल सकता हूं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे, आर की वैल्यू 2/3 इसको सेटिस्फाई कर लेगी। आप चाहो तो इसको डाल के भी देख सकते हो। जैसे सपोज करो आर इज इक्वल टू 2/3 डालूंगा तो 1 माइनस 2/3 का होल क्यूब बनेगा बच्चे, अपॉन 1 माइनस 2 क्यूब अपॉन 3 क्यूब बनेगा बच्चे, है ना। तो ये कुछ ऐसे होगा, 1 माइनस 2/3 तो 1/3 होता है, तो 1/3 का क्यूब होता है 1/27। ठीक है, फिर 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27। तो 27 माइनस 8 अपॉन में 27 हो जाएगा, टोटल अपॉन है ये, ठीक है ना, टोटल अपॉन में 27 हो जाएगा। मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, 27 हो जाएगा बच्चे, ये रहा। तो बच्चे 27 में से 8 हटाओ, देखो 19 ही आता है। तो ये राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई कर लेगा इसको। राइट हैंड साइड को जैसे सेटिस्फाई कर लेगा तो हमें बोल देंगे कि ये ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसको देखो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, है ना, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। मेरे को ये ज्यादा तरीका अच्छा लगता है। हमारे को एग्जाम में क्वालिफाई करना है, एग्जाम को हमको लेके नहीं बैठना, हम क्लास 12th का एग्जाम देने नहीं बैठे हुए यहाँ पे, है ना। हमको एग्जाम देना है तो हमारे को ये भी पता होना चाहिए कि जल्दी कैसे आंसर निकालें। तो कैसे भी निकालो, साम दाम दंड भेद जो करना है वो करो, आंसर जल्दी आना चाहिए आपका, ठीक है ना। वैल्यू हम देखो इसको खोल के भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ए माइनस बी का होल क्यूब लगेगा, है ना। चलो अब कुछ ना क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, उसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, एक ये होमवर्क का क्वेश्चन है, ट्राई करिएगा। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आप इसको करोगे तो देखकर आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये पहला होमवर्क है आपका। दूसरा देखता हूँ, दूसरा कोई है क्या। एक मिनट, ये दूसरा, ये नहीं, ये बाद में देंगे। ठीक है, बस एक ही होमवर्क है आपका। ठीक है, एक होमवर्क है आपका। एचपी अभी स्टार्ट नहीं करा है मैंने, हार्मोनिक प्रोग्रेशन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही कर लेते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। अच्छी लगी होगी तो बिल्कुल बताना हमारे को, है ना, कमेंट करके। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।